बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो जब अपने ऑफिसेज आते हैं या फिर अपने कारोबार के लिए जाते हैं तो सभी लोग एनर्जेटिक भी होते हैं, क्योंकि आप संडे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके आते हैं और अच्छा खासा जब आप टाइम स्पेंड करते हैं एनर्जी, वो जो पूरा वीक आपने काम किया होता है ना, उसकी बहाल हो जाती है। तो थोड़ा सा आप एक्टिव फील करते हैं। शायद मैं भी इस तरह से जब छुट्टी के बाद आती हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश भी फील करती हूँ, एक्टिव भी फील करती हूँ। तो एक ह्यूमन नेचर है ना कि आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो रेस्ट के बाद जब आप आते हैं तो आप फ्रेश भी फील करते हैं और अच्छा काम भी करते हैं। खैर, काम की बात हो रही है तो काम का आगाज़ भी कर लेते हैं और चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ। जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जी तो नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल अगर आपने जाननी है तो मौसम की बात करते करते सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरा दिन आज टेम्परेचर कैसा रहेगा, क्योंकि सभी लोगों ने प्लान करना होता है कि आज मौसम कैसा रहेगा और मौसम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आप अपनी प्लान कर सकते हैं। तो टेम्परेचर आज पूरे दिन का मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। सबसे पहले सुबह 9 बजे की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और विंड स्पीड थी जी 9 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद आज जी ह्यूमिडिटी 86% रिकॉर्ड की गई थी। और इसके बाद आ जाए जी 9 बजे के बाद 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। 12 बजे के मौसम की बात बता दें जी 18 डिग्री सेंटीग्रेड और विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी 60% रिकॉर्ड की जाएगी। 12 बजे के बाद 3 बजे मौसम कैसा रहेगा वो मैं आपको बता दूँ जी 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। टेम्परेचर और विंड स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर और ह्यूमिडिटी 60% रिकॉर्ड की जाएगी। 3 बजे के बाद आ जाएंगी 6 बजे और विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी होगी 74% रिकॉर्ड की जाएगी। जी तो नाज़रीन, इसके बाद 9 बजे 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कुछ मौसम को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी बात कर लेते हैं, चूंकि आज मंडे है और आज से स्कूल्स भी खुल गए हैं। अलबत्ता अभी सिर्फ मैट्रिक 9-10 के बच्चे आज स्कूल जाएंगे, तो स्कूल्स की हमने सूरत हाल ज़रूर जाननी है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जिन SOPs का हम बार बार जिक्र करते हैं वो हमने देखा कि स्कूल्स ने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किए थे। और अब एक बार फिर से जब स्कूल खुले हैं तो क्या तैयारी स्कूलों की जानिब से की गई है, बच्चे किस तरह से SOPs को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद छोटी क्लासेस के बच्चों ने भी स्कूल जाना है। मरहलावार डिसाइड ये किया गया था कि बच्चे स्कूल जाएंगे। अभी आज हालात क्या हैं ये जान लेते हैं। इमरान यूनुस इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या हालात हैं। स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे जो आए हैं वो उनके तासुरात क्या हैं और फिर इंतजामात स्कूल इंतजामिया की जानिब से कैसे देखने में आ रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा ही ऑनलाइन एजुकेशन में भरपूर कोशिश की गई है कि उसी तरह से नुकसान हो, लेकिन क्योंकि क्लासरूम का कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता तो इस वजह से ये तो बहुत ज़रूरी था। तो आई होप कि ये सिलसिला अब इसी तरह से जारी रहे। हमारा आपका सबका रोल होना चाहिए, तभी हम ये जो ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक आई है इसको ऐसे ही हम रख सकते हैं। तो समझना सिर्फ ये है कि हमने हालात को कंट्रोल करना है, हम किस तरह से एज ए शहरी अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस चीज़ को देखना है, जिम्मेदारी का सबूत देना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि एक बार फिर से हम नॉर्मल लाइफ की तरफ आए हैं। तो इस चीज़ को फिर अब हमने ही आगे जिम्मेदारी से लेकर चलना है। इमरान यूनुस हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास है जी, शहरियों के मसाइल हैं कि ख़त्म होने पर नहीं आ रहे, गैस गायब है, चूल्हे ठंडे पड़ गए, खातिन का बर्तन उठाकर एहतजाज। कोरोना की दूसरी लहर शदीद, खतरा बढ़ने लगा। साबिक एमएलए शीरी अरशद भी 11 जाम बहक और 477 नए केस। ओपन मार्केट से सरकारी निर्खनामा गायब, मॉडल बाजार महंगे, शहरी परेशान। डबल डेकर बस सर्विस माली मुश्किलात का शिकार। आई डोंट नो, ये पूरी खबरें पढ़ के मुझे नहीं समझ आ रही कि कुछ अच्छा हो भी रहा है हमारे शहर में। नहीं, गैस गायब, कोरोना शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ओपन मार्केट में सब्जियां महंगी हैं, डबल डेकर बस सर्विस को मुश्किलात का सामना है, माली मुश्किलात हैं, मतलब हर तरफ से शहरियों की जिंदगी ही अजीरन बनी है। इनको हम खबरों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। आज सबसे पहले मैंने आपके साथ गिला ये करना है कि आप हमेशा ये कहते हैं जब तक एलएनजी नहीं आएगी लाहौरियों को गैस नहीं मिलने वाली है। तो ये जो खबर है ना, ये शहरियों के लिए अब इस टाइम वबाले जान बन चुकी है और सबसे बड़ी परेशानी है। तो आज की लीड स्टोरी की तरफ चलते हैं। पहली खबर है जी, गैस गायब है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाज ना करें तो क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने तो जी, तो शाहिद सिप्रा साहब, आपने देखा किस तरह से लोग एहतजाज करें, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने तो काफ़ी अर्सा पहले आपको बता दिया था कि जनवरी का आखिरी 10 दिन और फरवरी के पहले जो 2 हफ्ते होंगे ये लाहौरियों पर बहुत मुश्किल से गुजर बसर उनका होगा। अब देख लें, ये गुज़श्ता रोज़ जब सर्द हवाएं चलीं, यकबख्ता हवाओं ने लाहौर का रुख किया और शहर के बहुत सारे इलाकों में आपके इस वक्त गैस गायब है। मुझे ये बताएं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को 1 महीना हो गया कम अज़ कम बंद किया। उसके बाद कुछ इंडस्ट्री है, आपने उसको भी बंद कर रखा है। बुनियाद ये बनाई कि हम लोग घरेलू सार्फिन को बुनियादी जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक गैस देंगे, लेकिन आप नहीं दे पाए। आप रात 9 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक मुसलसल शहर में प्रेशर डाउन करते हैं, गैस बंद करते हैं, उसके बावजूद घरेलू सार्फिन तक गैस नहीं पहुंची। तो घरेलू सारिफीन तरजीह कहा जाता है, फिर घरेलू सारिफीन के साथ इस तरह से ये रवैया इख्तियार करना, मुझे सिर्फ बता दें ये कहाँ का इंसाफ? मुझे ये बताएं, आप एक तरफ तो सुई नॉर्दर्न अपने मौक़िफ़ पर भी ठीक है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हमें कुछ सौदा मिलेगा तो हम बेचने के काबिल होंगे ना, बात उनकी भी किसी हद तक ठीक है। साहब, पूरा साल क्या प्लानिंग की लेकिन जाती है? लेकिन मेरी बात सुने, सार्फिन ये कहते हैं कि जब बिल हम इनको अदा करते हैं और जब बिल अदा नहीं करते तो डिस्कनेक्शन ये करते हैं, दफातर की बहाली के लिए दफातर के हम इन लोगों के दफातर के चक्कर लगाते हैं। तो उसके बाद लोगों का ये है कि सार्फिन ये देख रहे होते हैं कि SNGPL ही जिम्मेदार है, और मैं भी कह रहा हूँ कि SNGPL ही जिम्मेदार है इस बात की। ये जो एहतजाज कर रहे हैं ना, सिलेंडर उठा के, अपने बर्तन उठा के, इनकी गैस नहीं आ रही तो ये बिल भी जमा ना कराएं। कैसे ना कराएं? उनके डिस्कनेक्शन हो जाएगी, 1 महीना तक उनका कनेक्शन नहीं बहाल होगा। अगर गैस चोरी की जाती है तब गैस कनेक्शन आपके डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं, कोई भी मसला हो तो फिर सारिफ
क्यों बिल अदा करे जब उसकी मुझे गैस ये नहीं बताएं, आ रही कल है? खातून खाना जो है वो सड़कों पर आई हैं, उन्होंने वो तवे चूल्हे बर्तन बाकी उठा रखे हैं और वो बजाकर जो है ऐवानों तक अपनी बात और मुतलका हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बावजूद खामोशी है कि आपका शालीमार लिंक रोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुंजान आबाद इलाका है, बिल्कुल ऐसे ही है। पुराना इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है, और उसकी सराउंडिंग में अगर गैस नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जो आपके पास समांदगा हैं, वहां पर नहीं होगी अब गैस। कोई इसी मसले का तरह हल टाउनशिप निकालने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, क्योंकि अब ठीक है, हमने मान लिया कि हालात ऐसे हैं। अब अगर हालात ऐसे हैं तो कुछ तो प्लान करना है, उसका ऑल्टरनेट तो कुछ निकालना है शायद से। देखें, प्लान तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आप आज से 2-3 महीने पहले दे चुके हैं कि मौजूदा जो मौसम सरमा होगा उसमें गैस बहरान आएगा, इसलिए आप जहनी तौर पर तैयार रहिएगा, और ये हो भी रहा है। प्लानिंग तो वो दे चुके हैं, आप हुकूमत पर डालें या SNGPL की बात करें, जिस पर मर्जी डालें, जब आपका सरबराही मुल्क का कह रहा है कि आपको गैस बहरान का सामना करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है कि विफाक की तरफ से कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं की गई थी जिसकी बुनियाद पर आप सार्फिन तक गैस पहुंचा सके। उसकी क्या वजह है कि आपने महंगे दामों LNG इंपोर्ट करनी है, जब उसको दरामद करके आप सस्ती दामों पर घरेलू सार्फिन को देंगे और फिर उस पर टैरिफ भी वो लागू नहीं होगा, तो हुकूमत सब्सिडी देगी। अगर हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो SNGPL के पिछले साल के 70 अरब रुपए जो है विफाक ने अभी तक देने हैं, अगर मजीद वो बिलिंग कर देगी तो उसके बाद मजीद जो है वो कंपनी दिवाली होगी। बात यह है कि विफाक को सब्सिडी देना होगी, क्योंकि हम लोग इस वक्त डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारे पास अपनी कुदरती गैस मौजूद नहीं है। जिसको हम कहते थे कि सस्ती गैस 200 रुपए बिल लाएगा, 405, वो दौर चला गया, वो किस्सा माजी बन गया। हमें जितनी गैस हमारे पास आएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके पैसे देने, और LNG का जो टैरिफ बनाया गया वो वीकली है। आपकी इंडस्ट्री या CNG सेक्टर जो है वो 7 रोज के बाद बिल अदा करती है। मुझे बताएं कि महंगे दामों जो गैस इंपोर्ट होकर आ रही है और आप वो सस्ते दामों घरेलू सार्फिन को दे रहे हैं, और उसमें जो गैप आ रहा है, उसका जो गैप है वो किसने देना है? अगर तो या तो फिर हुकूमत सब्सिडी दे दे, या फिर सुई नॉर्दर्न ये चाहेगी कि कम से कम गैस जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर में जाए ताकि उनका सिस्टम खराब ना हो। तो इसमें विफाक को किरदार अदा करने की जरूरत है। अदरवाइज ये चूल्हे, ये बर्तन, ये माजी में गुज़श्ता साल भी, पिछले सालों में भी ऐसा होता रहा, खवातीन आकर एहतजाज करती रही। आपका टाउनशिप का इलाका है, बन चुकी है ये, तो अब मैं कहती हूँ कि इसका हल ना माजी में कभी कोई निकाला गया, ना अब हमें नजर आ रहा है, तो फिर लोगों का एहतजाज इसका एक ही हल है कि आप टैरिफ चेंज कर दें, और वो टैरिफ हुकूमत ये कर सकती है, हिम्मत कर जाती होती है। महंगाई करना कोई इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पैसे बढ़ा देना या कीमत बढ़ा देना मेरे ख्याल में मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चाहे तनकीद करते रहें, जो आप मर्जी करते रहें, उसके बावजूद इन्होंने जो करना वो कर जाते हैं। लेकिन यहां पर ये हालात आ रहे हैं कि गैस की कीमत भी नहीं बढ़ा रहे। अगर गैस की कीमत बढ़ाते हैं तो भाई आप प्रेशर के साथ गैस भी नहीं उसको दे सके, प्रेशर के साथ गैस दे दें, कीमत बढ़ा लें तो शायद आवाम खामोश हो जाएगी। अल्टीमेटली आवाम ने तो यूज करनी है। लेकिन हालात यहाँ पे दोनों आ रहे हैं कि आप गैस प्रेशर के साथ पूरी नहीं कर पा रहे। अगर आप टैरिफ चेंज करते हैं, LNG का टैरिफ डोमेस्टिक सेक्टर को लगाते हैं, तो अफोर्डेबल ही नहीं है। लोग ऑटोमेटिकली LPG जो है वो उसके गुण गाना शुरू कर देंगे, लोग उस पर चले जाएंगे, क्योंकि LNG का जो टैरिफ है महंगी कर देंगे, फिर सारे कहाँ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आई एम सॉरी, बिलाशुबा ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं रह जाता, फिर वो लोग जो कि कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उनका राइट बनता है, उन्होंने बिल भी देने हैं। शायद से बिल तो आपको किसने कहा गैर कानूनी है? वो मेरी नजर में गैर कानूनी नहीं है वो कंप्रेसर का इस्तेमाल। मुझे बताएं कि सुई नॉर्दर्न उसके घर तक गैस पहुंचाए तो क्यों अपने बच्चों को या अपने खानदान को वो उसमें डालेगा नुकसान में, या उसकी जिंदगी जो है दांव पर लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। तो अगर गैस मिलेगी, SNGPL, मैं एक बात मेरी और सुनिएगा, SNGPL के पास कोई लॉ नहीं है जिसके मुताबिक वो कंप्रेसर की डिस्कनेक्शन कर सके। ये इलीगल है, ये गैर कानूनी कर रहे हैं। देखे, बुनियादी राइट, आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो रही है, कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा है। मुझे बताएं तो SNGPL भी तो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रही है। जब आपने उनके साथ मुआहिदा किया कि आपको इतने प्रेशर पर हम गैस देंगे, तो उस प्रेशर के मुताबिक जब गैस नहीं दे रहे तो सबसे पहले तो आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। SNGPL अगर गैस नहीं देगी तो कंज्यूमर ने तो खाना पकाना है, अपने बच्चों के लिए उसने तो रोटी जो है उसको वो पकानी है। उसके लिए मजबूरन वो जो है वो कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस पर मेरा बड़ा क्लियर है कि SNGPL इसकी जिम्मेदार है। कंप्रेसर इस्तेमाल करना इलीगल, लीगल करना सुई नॉर्दर्न जो मर्जी कहती रहे, मेरी नजर में इलीगल नहीं है, क्योंकि
अगर सारिफ जो है उसने घर में खाना पकाना है बच्चों के लिए तो उसको कहीं ना कहीं मजबूरी के तौर पर उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेशर के साथ गैस देते वो नहीं इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, इसका फिर हल ही कोई नहीं रह जाता। गैस चोरी पे क्या हो रहा है शायद सिपरा साहब, हालात इतने गंभीर होते चले जा रहे हैं, तो इस पर भी क्या कोई एक्टिव है कि कम से कम गैस चोरी रोक ले, शायद घरेलू सारिफीन को कुछ बेहतर हालात हो जाए। आज से 2 महीने पहले एक स्टोरी मैंने दी थी कि पहले नंबर पे आपका पेशावर रीजन आया और दूसरे नंबर पे लाहौर रीजन आया। ऐसे ही है। उसके बाद कुछ कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद जो है विफाकी हुकूमत की जानिब से भी प्रेशराइज किया गया। यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी तब्दील की गई, इवन जो आपके GM लाहौर हैं उनकी तब्दीली की गई। उसके बाद चीफ इंजीनियर UFG जिन्होंने गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करना होता है, बराह रास्त जिम्मेदार होते हैं, उनको भी तब्दील किया गया। उनकी तैनाती के बाद इस वक्त जो लाहौर रीजन का लाइन लॉसेज है, जो गैस चोरी की शरह है वो कम है इस वक्त तक। आने वाले कल में मुझे नहीं पता कि क्या हालात हो जाएंगे। इस वक्त आप सिंगल डिजिट में आ गए हैं। उस वक्त आप 14% पे थे, 15%, उसके बाद 12 पे आए, अब इस वक्त 9% पे आप आ गए हैं। लेकिन गैस चोरी तो उस वक्त होगी ना जब सिस्टम में गैस मौजूद होगी। ये तो मौसम गर्मा में गैस चोरी की शरह बढ़ेगी और मौसम गर्मा में ही गैस का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा और सिस्टम में गैस मौजूद होगी तो लोग चोरी करेंगे। आपका पूरा शहर तो रात 9 बजे से लेकर सुबह तक डाउन होता है, तो गैस चोर ने तो रात में ही फर्नेस चलानी है या जो भी चलाना है वो तो रात में गैस चोरी करते हैं। शायद साहब मुझे खबर को वाइंड अप करना है, मुझे बता दें हालात ऐसे ही रहेंगे, इसका ऐसे ही रहेंगे। ये आखिरी 10-12 दिन जनवरी के भी इसी तरह रहेंगे और फरवरी के जो पहले 2 हफ्ते हैं वो भी इसी तरह रहेंगे। आप देखें कुछ 2 दिन पहले आपने जनरल इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया था। उसका क्या मतलब था कि आपके पास गैस खत्म होने जा रही है, आपने जो गैस रोक के रखी है घरेलू सार्फिन के लिए वो खत्म हो रही है, आपने 24 घंटे इंडस्ट्री बंद की, वो कुछ गैस बचाई और उसके बाद सार्फिन को दी। ये इसी तरह होता रहेगा, कभी इंडस्ट्री चलेगी कभी बंद होगी। सिर्फ एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री आपकी, ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान रहेंगे बल्कि इंडस्ट्री बंद होने से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी होंगे, परेशानी ही परेशानी नजर आएगी। अल्लाह ताला ही रहम करे, हालात तो हमें कहीं से भी लोगों की फेवर में जाते नजर नहीं आ रहे हैं। खैर नाज़रीन, हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और बुरी खबर है। हालात यहां भी अच्छे नजर नहीं आ रहे। एक ही दिन में 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 477 नए केस एक ही दिन में सामने आ जाना परेशानी के हालात हैं बहुत ज्यादा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को हम बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, जी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, फलां कुछ नहीं कर रहा है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक समझ रहे हैं, ये सबसे जरूरी बात है। इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अगली खबर की तरफ हमने बढ़ना है। अगली खबर हमारे पास क्या है जी? कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, रोज बरोज केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बस्साम और जाहिद चौधरी साहब हमें हर रोज अस्पतालों के हालात बताते हैं और इंतहाई जिम्मेदारी से ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोग कम से कम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए एहतियात कर सकें। शाहिद सिपरा साहब, मैं हमेशा कहती हूँ कि बिलाशुबा वो लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो लोग वाकई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। जाहिद चौधरी साहब बस्साम खुद अस्पतालों में जाकर सूरत हाल देखते हैं। बिलाशुबा ये एक रिस्क भी है, लेकिन मकसद इसका क्या है? शहरियों की जान की हिफाजत करना, उनको बाखबर रखना। देखिए बिल्कुल इसमें है, कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस का फैलाव या उसके केसेस का रिपोर्ट होना और हमारी टीम की जानिब से उसके अदाद शुमार आवाम के सामने रखना, उसका बुनियादी मकसद भी यही होता है कि आपके जो करोड़ों आवाम है उनको मालूम हो सके कि क्या हालात चल रहे हैं। आज से हमारी जिम्मेदारी, आज से मैं समझता हूँ आज से हमारी जिम्मेदारी दुगना हो गई है। बिल्कुल। आज से हमने स्कूल जो कॉलेजेस हैं उनको खोल दिया है, तलबा और तालबात को हमने स्कूल बुला लिया, कुछ दिन बाद हम यूनिवर्सिटीज को भी खोलने जा रहे हैं, ठीक है। 10-12 दिन बाद हम आपके जो छोटी क्लासेज है उनको भी खोलने जा रहे हैं। इसलिए अब ये आवाम से रिक्वेस्ट दोबारा जो है हमें करना है कि अब एहतियात का जो दामन आपने छोड़ रखा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, अब उसको दोबारा थामने की जरूरत है। अदरवाइज आज के जो हालात आपके सामने, आप जिस तरह कह रहे हैं 500 के करीब 477 केसेस ये लाहौर के बता रहे हैं कि लाहौर शहर में एक दिन में 477 केसेस का रिपोर्ट होना ये बहुत बड़ी आदाद शुमार में शामिल है। सेकेंडली 11 जो है वो इस दायरे फानी से कूच कर गए कोरोना वायरस, उसमें बड़े नाम भी हैं, साबिक MNA हैं, उसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं, जिसमें आप देखें एडवोकेट जनरल पंजाब में अहमद अवैस, उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया। ये बड़े बड़ी जो पर्सनैलिटीज, बड़ी बड़ी शख्सियात का भी इस तरह केसेस में रिपोर्ट होना, इससे क्या लग रहा है कि हमारे जो सवाल ये है ना, क्या ये लोग एहतियात नहीं करते? क्या लोग, मेरे ख्याल में ये लोग करते हैं, SOPs का नहीं पता,
एहतियात के बावजूद ऐसा है कि आपको नहीं पता कि ये वायरस कहाँ से आपको लग जाना है, क्योंकि इसकी शिद्दत इस तरह से है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कब आपको ये वायरस लग गया। शाहिद सप्रा साहब, हालात हमने डिस्कस किए हैं कि एक दिन में 477 केस, 11 अफराद जाँ बहक हो जाना, उस पर ये जो आंखें बुझाई जा रही हैं कि फलां जगह पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कार्रवाई कर दी, फलां जगह पर कर दी, जहां पर करनी चाहिए कार्रवाइयां वहां क्यों नहीं कोई जाता? आपने बाजारों के हालात देखे, वहां पर क्यों नहीं कोई जाता? आप किसी भी जगह पर चले जाएं, कोई भी मार्केट पकड़ लें, कोई छोटा बड़ा बाजार, जो गुंजानाबाद बाजार है जिसमें आपका बागबरमपुरा बाजार है, रामगढ़ बाजार है, उसके बाद आपका इचरा बाजार है, ये आपका गुंजानाबाद इलाका में बाहर से नहीं गुजर सकते। हार रोड की बात करें, बाजार आप जा नहीं शाला सकते। मार्केट आप देख लें, ये सारी चीजें जो हैं वहां पर आपको कहीं नहीं लगता। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हुकूमत ने अवाम पर जो कोरोना का जो इफेक्ट था, या कोरोना से मुतासिर होना, या कोरोना का जो खौफ था, या कोरोना का, मैं तो उसको एतमाद कहता हूं, अब हुकूमत जो है अपना एतमाद खो बैठी है। अब उसको बहाल करने की जरूरत है। मुझे बताएं कि आपके विफाकी वज़ीर तालीम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस जो हैं कम हुए हैं, हालात अब कंट्रोल में हैं, इसलिए हम तालीमी इदारों को खोलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं जब लास्ट प्रोग्राम था मैंने तब भी कहा था कि तालीमी इदारों को खोल देना चाहिए। आपके सारे मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं, चाहे मार्केट से ले लें, दफातर ले लें, निजी प्राइवेट सरकारी सब खुले हुए हैं, कोई एसओपीज नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आज आपने खोल दिया है, लेकिन लाहौर में 477 केसेस का रिपोर्ट होना, फिर जो है ये सनसनीखेज जो है आदाद शुमार सामने आए हैं। इसलिए लाहौरियों से रिक्वेस्ट करना, हुकूमत मुझे बताएं कि सूबाई वजीर जो है हमारी सेहत, उनकी जानिब से आखिरी स्टेटमेंट आपको याद हो कब आई हो कोरोना पे? मैंने तो आज मुझे तो बता बिल्कुल नहीं देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद को कभी। फिर मुझे बता दें कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे की जानिब से कोरोना पर आखिरी स्टेटमेंट कब आई हो कि लाहौरियों हमारे साथ चलो? एतमाद कैसे रहेगा लोगों का? एतमाद देखें, हम लोग तो बात करेंगे तो हमारी तो चलो ठीक है, लोग सुन भी लेंगे, उनको पता भी चल जाएगा एहतियाती तदाबीर क्या है। लेकिन जब एक हुकूमती नुमाइंदा, हुकूमती शख्सियत बात करेगी तो उनको मालूम होगा कि हुकूमती सतह पर बात हो रही है और आएगा। इसलिए हुकूमत भी साथ चले तो फिर है, अदरवाइज इतने केसेस का रिपोर्ट होना ये खतरनाक, खतरे की अलामत होता है ना कि जिन पेरेंट्स के बच्चों ने स्कूल जाना है, आपके बच्चों ने स्कूल जाना है, आप ये हालात ये देखेंगे, आप तो बिलाशुबा बच्चे तो स्कूल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान रहते हैं। आप हालात देखते हुए कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं कि भाई बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहिए या नहीं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस जिन बच्चों की है, वैन्स पे जाते हैं बच्चे, आप गैदरिंग से तो रोक ही नहीं सकते ना, आप ये कह ही नहीं सकते कि किसी भी तरह आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो फिर ये खौफ इसी तरह से रहेगा, परेशानी इसी तरह से रहेगी। लेकिन इसका हल क्या है कि आप लोग मैक्सिमम एहतियात कीजिए, क्योंकि प्लीज़ हालात इतने ख़राब हो गए हैं। इर्द गिर्द फैमिली में यहाँ वहाँ जब आपको सुनने को मिलता है ना कि फ़लाँ बंदा कोरोना का शिकार हो गया, फलां बंदा कोरोना का शिकार हो गया, तो वाकई आप परेशान होकर रह जाते हैं। खैर, एक परेशानी की खबर और हमारे पास है। आई एम सॉरी, मैं ऐसी खबरें डिस्कस करना नहीं चाहती, लेकिन मेरा कसूर भी कोई नहीं है, ये अखबार भरा पड़ा है। सीरियसली, मतलब सुबह सुबह लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। खबर हमारे पास है जी शहर में ओपन मार्केट से, जहां पर निर्खनामा गायब है। ये मॉडल बाजार बंद क्यों नहीं कर देते? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, सहूलत बाजार बंद कर रहे हैं ना, मरहलावार उसकी बंदिश की तरफ जा रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं बंद कर देते? इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ओपन मार्केट में सरकारी नखनामा गायब। संडे था और संडे को हमेशा यही सूरत हाल रहती है। लोग घरों से बाहर जब ग्रॉसरी के लिए आते हैं, सब्जियां या फल इकट्ठे खरीदारी के लिए आते हैं, क्योंकि शायद से सब स्पेशल डे होता है, घर में सभी लोग होते हैं ख़ास तौर पे, तो प्लान कुछ ज़बरदस्त खाना भी किया जाता है। हमारे घर में ऐसे ही होता है ना, तो ये होता है कि संडे को सब लोगों ने मिल के बैठ के खाना खाना है, नाश्ते का अलहदा से तमाम होता है, घर में खाने का अलहदा से तमाम होता है। अब उस पे जब आप बाजार जाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे और आपको हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल नज़र आएगी, तो वो जो एहतमाम, वो जो प्लानिंग, वो तो अब पुरानी बातें रह गई सीरियसली। देखें, आप शुरू में बात कर रही थी जब ब्रेक से जाने से पहले कि मॉडल बाजार को ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते। मुझे बताएं, आप चाहती हैं, ये आपका मुतालबा, आप चाहती हैं कि उनकी रोटियां बंद हो जाएं? शायद भाई वो बजट कहाँ से लेंगे अगर ये नहीं चलाएंगे तो? लेकिन आप मॉडल बाजार क्यों जाएंगे? क्यों मैं तो जाता ही नहीं हूं। मैं क्यों जाऊंगा? जिस बंदे ने महंगी चीज खरीदनी है वो क्यों मॉडल बाजार? देखें, महंगी और उसके साथ गैर मयारी चीज जब आपने खरीदनी है तो आपने मॉडल बाजार में जाना और एक सफर करके जाना, तो फिर मोहल्ले में जो दुकान मेरी लगी मैं तो उसी से ही खरीदूंगा ना, जब महंगे दामों ही खरीदनी है। बेसिकली
ये जो प्रोजेक्ट या ये मंसूबा या इस तरह के जो बाजार लगाए जाते हैं, इनका मकसद ये है कि एक छत तले सस्ती और मयारी अशियाए खुरोनोश की बात करें, सब्जियों की बात करें या फलों की। सहूलत बाजार का कि आपको सस्ती सहूलत चीजें। बाजार का कोई मकसद नहीं था, आटा और चीनी था मकसद, उसको छोड़ दें। वो लेकिन हाँ, दो सब्जियां दो भी पे आपको ट्रायल, दो चीजों पे ट्रायल हो रहा था गवर्नमेंट का। वो ये चाहते हैं कि चीनी जो है सहूलत बाजारों में यकीनी बनाई जाए और आटा जो है उसको यकीनी बनाया जाए, कोई और उसका फायदा नहीं था। गली मोहल्ले में आपने बाजार लगाया, जब खत्म आपको हो। 100 रुपए मिली और आटा आपको पहले ही आपने सिर्फ दिखा दिया कैमरों में कि आपने बड़ा जबरदस्त ट्रक खड़ा करके आटा आप लोगों को फराहम करें। अब सहूलत बाजारों के हालात ये हैं कि उनको मरहलावार बंद किया जा रहा है। मॉडल बाजार मेरे ख्याल से अब बंद होने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ धूल झोंकी जा रही है। बंद नहीं होने चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए जो उसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इस पर सस्ती और मयारी चीजों को यकीनी नहीं बना लेकिन सकते। आपको मैं लिख के दे देती हूँ, ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आप एहतसाब करें, होगा। जब आप मिलेंगे और जब आप मिली भगत करेंगे तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ पे एहतसाब भी सिपरा साहब प्लानिंग करके हो रहा है कि कहाँ एहतसाब होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन किसी डिपार्टमेंट का जब एहतसाब होगा, जब इसके एडमिनिस्ट्रेटर या इसकी इंतजामिया को पकड़ा जाएगा कि आपके बाजार में क्या हालात है। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ जब आपके सीएम थे उस वक्त उन्होंने बताया, आपने शायद कोई विजिट किया, मैंने 1-2 विजिट किए हैं। इतने बड़े एरिया में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाना और एक प्रॉपर मैनेज करके सिस्टम को चलाना, उसका क्या मकसद था कि आवाम को रिलीफ भी दिया जा सकते और एक खूबसूरत जगह हो जहां पर आकर खरीदारी कर सके। तो खुद शहबाज शरीफ साहब भी दौरा करने पहुंचते रहते थे, तो वो संडेज को हमेशा ही होता था। अब फिर आप उसको चाहे शोबाजी के, लेकिन वो जाते तो थे, एक इम्पैक्ट तो था, एक डर तो था और फिर फायदा तो लोगों को पहुंच रहा था। आप इनडायरेक्टली कह रही हैं कि बुजदार साहब को भी निकलना होगा दफ्तर से, मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल में निकलना भी चाहिए, अवामी फलाह के लिए निकलना चाहिए। अगर निकल आएंगे तो हम अप्रिशिएट भी करेंगे। वो एक दौरा करेंगे तो उसका चलो कम से कम कुछ अरसा तक तो उसका इम्पैक्ट रहेगा ना। आपने ठीक कहा। बात यह है कि हमारे यहाँ एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी जो है उसका कोई तरीकाकार वजह नहीं है। हर डिपार्टमेंट में कागजों और फाइलों तक तो वो महदूद है। हर जगह पर वो एहतसाब की चीज़ें, किस तरह महकमाना कार्रवाई करनी है, END रूल क्या है, सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि सिफारशी कल्चर है। जब भी किसी को पकड़ेंगे तकड़ी सिफारशी आएंगी, आप उसको छोड़ देंगे। जब एहतसाब नहीं होगा यही हालात होंगे। बिल्कुल, एहतसाब नहीं होगा तो यही हालात होंगे। एक और खबर है जी, शहर में कूड़े के ढेर हैं और जमाते इस्लामी की जानिब से अब जाग मेरे लाहौर मुहिम शुरू की गई है। मकसद क्या है इस मुहिम का? इस मुहिम का मकसद है कि लाहौर को तहफ़्फ़ुज़ ज़दा होने से बचाया जाए। आपके सामने, आप रास्ते में गुजरती हैं, आप अपने इलाके की बात कर लें या जहां से आप ट्रैवल करके आती हैं, मुझे कोई जगह बता दें जहां पर कूड़ा ना पड़ा हो। मेरा इलाका जो है वो मियां असलम इकबाल का ही इलाका है और मियां असलम इकबाल ही इसको लीड कर रहे हैं मुहिम को। मुझे ये बताएं, कल उन्होंने भी कह दिया है कि किराए की मशीनरी से इतना कूड़ा नहीं उठाया जा सकता। तो फिर आपके सूबाई वजीर ये कहें और प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट तो आपने सुन नहीं ली होगी सोशल मीडिया पे आ रही कि 22 करोड़ आवाम का मुल्क किस तरह चलाया जाता है। तो मुझे बताएं जब इस तरह की आप बातें करेंगे तो आवाम तो पहले ना उम्मीद होकर बैठ गई है, तो फिर आप भी इस तरह की मायूसी वाली बातें करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हालात और सिस्टम जो है वो कोलैप्स करेगा। कम से कम जिस तरह लोग इस वक्त मायूसी से दो चार हैं, महंगाई में दबे हुए हैं, तो आपको कम से कम कुछ होप जो है, उम्मीद दिलाने की जरूरत है। लेकिन आपकी तरफ ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को हम ये कैसे कहेंगे वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ऑब्वियसली घर में आप हर रोज अगर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कूड़ा अपने घरों से बाहर फेंकना ही फेंकना है। अब वो उठाना जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको मैनेज करने में नाकाम है। तो शहर का हाल इस वक्त क्या है, मुख्तलिफ इलाके, पोश इलाके, हम उनको देख के सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। शहर लाहौर की इस वक्त तस्वीर मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। एक और खबर है जी हमारे पास, डबल डेकर सर्विस माली मुश्किलात का शिकार, 2018 के बाद बजट ही नहीं मिला। बंद तो नहीं हो जाएगी शायद सिपरा साहब ये सर्विस? नहीं, मेरे ख्याल में बंद नहीं होगी। कोरोना से पहले आप देखें कि ये बसेस आपकी सड़कों पर रवां दवां नजर आती थी। आप यकीन माने कि ये जब बस शुरू हुई थी ना तो हमने स्पेशल कवरेजेस की थी, रिपोर्टर्स हमारे इनमें सफर करते रहे, लोगों के तासुरात, ये चीजें बड़ी जबरदस्त एडिशन थी, लोगों के लिए खुशगवार था। लोग संडेज को स्पेशली अपनी फैमिलीज के हमरा जाते थे। अब इतने पैसे लगाकर आप उनकी बंदिश की तरफ जा रहे हैं, अफसोस ही हो सकता है। बस देखें, बंदिश तो नहीं होनी चाहिए। आप उसको प्रोजेक्ट में हमेशा गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई आपका बड़ा महकमा जो है वो अगर जा रहा है बहरान में, तो उसका ये बंद मतलब नहीं कि आप किसी चीज़ को बंद कर दें। अब कोरोना है, इसका इफेक्ट है, आप पूरा मुल्क जो है कोरोना के नाम पे बचा रहे हैं, आप पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो कोरोना पे डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है, आप इसको भी मेरे ख्याल में नहीं डाल देना चाहिए। 15 लाख से 9 लाख पे अगर इनकम आई है तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे या कुछ बजट दे, जिस तरह माजी की हुकूमतें उनको देती रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा रहा था, तो मुझे ये बताएं, सियाहत का फरोग ही था अगर इसको चलाएंगे।
मैं बड़ा क्लियर, आप भी इस बात का मेरे साथ मुत्तफिक होंगी कि कोरोना से पहले ये बसेज जो है आपको भरी नजर आती, फैमिलीज के साथ लोग ट्रैवल करते तो उसका रूट था, लोग शहर के बीचों बीच गुजरती थी। आज भी कोरोना वायरस की वजह से शायद इफेक्ट इस पे आ रहा हो, लेकिन ये बस ऐसी है कि आप इस पर कोरोना SOPs के मुताबिक चला सकते हैं। आपके पास कैपेसिटी है ना, कम लोगों को आपने बिठाना है, लेके जाना है, स्पेस है आपके पास, आप बिठाएं और उसको चलाएं, अदरवाइज तो फिर सिस्टम इसी तरह कोलैप्स करेगा। बात यह है कि हमारे यहाँ अब कोरोना वायरस जो है, गैस नहीं आ रही कोरोना दे पा दो, चीनी सस्ती नहीं हो रही कोरोना दे पा दो, मुल्क नहीं चलता पाया कोरोना दे पा दो, ये इस तरह नहीं होगा। अब इन चीजों से निकलना है हमें। साहब, ये सारे मसाइल थे, हमने इनको वाइंड अप करना है, और इनको वाइंड अप करने के बाद मैं यही कह सकती हूँ, इज्तिमाई दुआ का एहतमाम कर लें कि ये सारे मसले हल हो जाए। वो भी नहीं करने देंगे, कोरोना वायरस फैलेगा, आप लोगों को इकट्ठा ना करें, हमारे यहाँ तो ये होगा। सही कह रहे हैं आप। लेकिन नाज़रीन, अफसोस है, ये तो लाइटर नोट पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कहीं से भी एक आम इंसान की ज़िंदगी में हमें कहीं से भी सहूलत नज़र नहीं आ रही। तो बस अल्लाह ताला ये जो रहम करे, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं रह गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आज के मेहमानों से मिलाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, मेरी इस बात से आप लोग एग्री करेंगे कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी कभी भी कमी पूरी नहीं हो सकती, बल्कि तादेर उनकी कमी जो है वो महसूस होती रहती है। ऐसी ही एक हस्ती हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की है। पाकिस्तान के मारूफ शायर, अदीब, कॉलम निगार वासिफ़ अली वासिफ़ की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए थे और उनके मुकालमों गुफ्तगू के मुतादिद मजमूए शाया भी हो चुके हैं। अब कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो कि वाकई जब भी आप ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हो तो वो आपको बात याद आ जाती है, और ये बातें आपकी ज़हननशीं हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर ये बातें असर भी रखती हैं। तो कुछ उनकी बातों का, उनके शेरी मजमूओं का भी जिक्र करेंगे, और आज उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनके अहम पहलू जो ज़िंदगी के थे उन पे भी हम रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है। तारुफ कराना चाहूँगी, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के बारे में जब हमने जिक्र करना था तो आपसे ज़्यादा कोई भी शख्सियत, अहम नाम जो है हमारे जहन में नहीं आया, क्योंकि आपका नाम हमेशा हमने जुड़े हुए भी देखा है, और अभी एक हैरानकुन बात जो आपने मुझे बताई कि आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, तो फिर ये कैसे हो गया? अच्छा देखें, हमें मानना पड़ेगा कि फैज़ के लिए मुलाकात को ज़रूरी नहीं होती। बिलाशुबा हम जिस नामे नामी को कलमे में लेते हैं उससे हमारी मुलाकात नहीं है। बिल्कुल 1400 साल बाद भी आज भी हम मर मिटने को तैयार हैं उस नामे नामी पे। बेशक, ये है आपका ईमान और ये अकीदा। बेशक। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से मेरी आशनाई उनके कलाम से ज़माना तालिब इल्मी में हुई। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मेरे हाथ में किताब लगी किरण किरण सूरज। अच्छा अन्ना, मैंने वो किताब पढ़ी तो पहली जो रात थी मेरे पास पैसे नहीं थे फोटोकॉपी कराने के, बिल्कुल ये सच्ची बात। अच्छा। और उस रात में मैंने पूरी किताब को एक डायरी में नोट किया, पूरी किताब को। जबरदस्त। सुबह जब मैं उठा और मैंने वो जिससे किताब ली थी उसे वापस दी और उसे बताया कि जी मुझे किताब इतनी अच्छी लगी, फोटोकॉपी नहीं करा सकता था, मैंने इसको इस तरह नोट कर लिया। तो उसने कहा मुझे तो चाहिए ही नहीं, लिहाजा वो डायरी और वो किताब मेरे पास आ गई। और ये बात हमेशा आपको याद रहेगी। मैं कहता हूँ ये मेरी बुनियाद थी। अल्लाह के यहाँ खलूस और अकीदत कबूल होती, बिलाशुबा। कोशिश की मिकदार कबूल नहीं होती। बिलाशुबा। कोशिश जितनी भी है उसमें इखलास कितना है, उसमें सिंसियर आप कितने हैं। और उसके बाद उनकी किताबें, उनकी कैसेट्स, उनके लेक्चर्स, उनके अफकार, वो मेरी ज़िंदगी, मुझे एक नया रास्ता मिल गया। एक ऐसा स्टूडेंट जो साइंस पढ़ रहा है, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वो ये गाइडेंस की तरफ आ गया, कोचिंग की तरफ आ गया, ट्रेनिंग की तरफ आ गया। मेरा यकीन है, और ये वासिफ़ साहब का जुमला भी है, कि सोहबत सालिहा खुद शनासी को आसान बनाती है। बाज लोगों के साथ आप उठ बैठ के आप खुद से ज्यादा आशना होते हैं। बिल्कुल सही। कुछ लोगों के अफकार, सोच, कलाम वो आपको नए यॉर्ड स्टिक्स देते हैं मैयर करने के। जैसे आईने को देख के आपको बनना सवरना समझ आ जाता है कि मेरे बाल खराब है, मेरा चेहरा या मेरे कपड़ा। इसी तरह कुछ लोगों के कलाम से, उनके अफकार से, उनके नजरिए से जब आप जिंदगी को देखते हैं तो जिस खिड़की में से देखना शुरू करते हैं उससे जिंदगी ज्यादा बेहतर समझ आती है। तो ये कमाल था वासिफ़ साहब का कि वासिफ़ साहब अपने पर्दा फरमाने के बाद आप ज्यादा वायरल हुए
अच्छा ना, हम सब जो टीवी और मीडिया के लोग हैं ना, हमें मानना पड़ेगा हमें मीडियम चाहिए होता है। बिल्कुल सही अगर कह हमें रहे हैं। मीडियम ना मिले, बिल्कुल सही कह रहे उस बंदे का यकीन चेक करो। किसी ने वासिफ साहब से जिंदगी में पूछा, वासिफ साहब जी जो आप बातें कर रहे हैं एक बैठक में और एक आम से जगह पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये बातें आने वाले जमानों में कैसे जाएंगी? वासिफ साहब ने बड़े यकीन से ये बात कही, मैं मफहूम उस बात का बता रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर इस बात में जान है ना, फिर ये अपने जमाने तक पहुंच जाएगी, और मैं जिससे बात कर रहा हूँ उस तक पहुंच जाएगी। तो ये कमाल है कि आज वो जुमले, कितनी बड़ी छोटे बात है छोटे ये। जुमले, मसलन एक जुमला मैं आपको पेश करना चाहूंगा। वासा फरमाते हैं कि जिसको छोड़ देना है उससे झगड़ा कैसा, और जिसको छोड़ ही नहीं सकते उससे झगड़ा कैसा। यानी दोनों सूरतों में झगड़ा नहीं बनता। फिर फरमाते हैं कि जिसका जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे लड़ाई ना करना। जबरदस्त। कितना मुकम्मल जुमला है कि अगर आपने लड़ाई करनी है तो पहले देखो अल्लाह ना करे अगर ये अल्लाह को प्यारा हो जाए, मैं इसका जनाजा नहीं छोड़ सकता, इससे मैं कैसे लड़ाई करूंगा। तो वन लाइनर एक जुमले में एक बड़ी गहराई, कितनी डेप्थ है और बड़ी बड़ी बात है। एक वासिफ साहब के जुमले से वासिफ साहब की जिंदगी बड़ी अच्छी एक्सप्लेन होती है। वासिफ कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद रखा, उनके मरने के बाद भी लोगों ने उनको याद रखा। ये लोगों के दिलों में मोहब्बत का आ जाना, खुदा की कसम बंदा अपने दादे परदादे की कब्र भूल जाता है। एक लम्हे के लिए सोचो, हमें याद नहीं रहता, दादों परदादों के नाम नहीं याद रहते, बरसियां नहीं याद रहती, और एक शख्स जाने के बाद उसके कलाम में, उसकी बात में, उसकी जिंदगी में और उसके अंदाज में, उसके रवैये में इतना इखलास और ऐसा इश्क रसूल और अल्लाह से ऐसी मोहब्बत थी कि वो जाने के बाद भी 28 साल बाद, कल पता नहीं कितने आर्टिकल्स लिखे गए होंगे, कितनी जगह उनका, परसों उनकी डेट ऑफ बर्थ भी थी, केक कितने काटे गए, आज हम टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके अफकार, उनके कलाम को देख रहे हैं। तो ये कमाल है। अदरवाइज इस मीडिया के एक टीवी प्रोग्राम की या एक लिखी हुई तहरीर की जिंदगी कितनी है? वन डे भी नहीं है। शाम को वो अखबार जो हम लिखते हैं, शाम को वो अखबार रद्दी की टोकरी में पड़ा होता है, और वासिफ साहब के वो सब आर्टिकल्स, मज़ामीन जो 80s में नवाए वक्त में छपे, वो आज भी किताबी शक्ल में कई बार छप चुके हैं। देखिए ये डिमांड है, और ये फैज और ये अल्लाह का फजल है कि जाने के बाद भी आज कौन सी ताकत है जो उनके जुमलों को और उनके कलाम को वायरल करती है। अच्छा, हम ये चीजें, ये बातें पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनको डीपली समझना, क्योंकि गुस्से के हवाले से अभी हम जो ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे, मैं गुस्सा हम वाकई करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। लड़ाई हो गई, किसी से हमारी लड़ाई हुई है और वो वहां से चला गया है, अब उसके बाद जो हम अपने साथ कर रहे हैं वो हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। और हजरत वासिफ अली वासिफ साहब ने भी यही कहा कि किसी की गलती की सजा गुस्सा करके आप अपने आप को देते हैं, जलते कुड़ते रहते हैं अपनी जिंदगी पर। आप जो है वो, मैं तो ये कहूंगी कि बजाय उस पर गुस्सा निकालने के आप जो कुछ कर रहे होते हैं अपने साथ ही कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और बड़े कमाल की बात, ये बातें कहना बड़ा आसान होता है, बातें अच्छी चीज तो सारे कह रहे हैं, बात अपने आप पे वो लागू करना, अपनी जिंदगी में उसका प्रैक्टिकल होना। मसलन कई जुमले बड़े गैर मामूली हैं, और जो वासिफ साहब को जानते हैं वो जानते हैं कि ये जुमले बदरजा अतम आपकी अपनी शख्सियत में मौजूद थे। मसलन जुमला क्या है? आप फरमाते हैं कि बेवफा के साथ सिर्फ एक ही सलूक रवा है और वो वफा है। क्योंकि उसके साथ अगर आपने भी वफा ना की तो फिर उसके साथ कौन वफा करेगा? एक बुरे के पास आप अच्छे हो, आप भी छोड़ गए तो उसके पास तो कोई अच्छा नहीं रहेगा। ये एक इखलाक के आला तरीन दर्जे की मिसाल है कि आप दरगुजर कैसे करते हो, माफ कैसे करते हो, करके कैसे दिखाते हो। तो वासिफ साहब से मिलने वाले, उनको क्या मोहब्बत मिली होगी कि वो वासिफ का जुमला है कि मैं जिसको एक बार मिला उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और ये रियलिटी है कि वासिफ साहब जिसको मिले, वासिफ साहब की शख्सियत का असर, आपका एक जो अंदाज था, आपका कहना, आपका नसीहत करना। फिर आप क्या करते थे, हर बंदे को एक ही नसीहत नहीं करते, राइट पर्सन को राइट एडवाइस, किसको क्या चाहिए। देखिए, आप किसी के मिजाज से वाकिफ नहीं है, आप किसी की शख्सियत से वाकिफ नहीं है, आप किसी की सोच से वाकिफ नहीं है, आप किसी के अकीदे से वाकिफ नहीं है, तो आप फिर उसे कैसे एडवाइस कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे तो ही है। इंसान की नफ्सियात को समझते हुए उसके लिए जैसे दवाई एक डॉक्टर लिखता है कि क्या कितनी खानी है, नसीहत भी दवाई है। अच्छा, ये भी समझना कि किसको क्या नसीहत देनी है, ये भी बहुत मुश्किल है आजकल के। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे ना, रहेंगे। नौजवानों के लिए बहुत ज़बरदस्त पैगाम हम कह सकते हैं। नौजवान जो हम कहते हैं कि उन्हें राइट ट्रैक पर आना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ डीपली सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है, उनको समझना भी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें वाकई गौर व फिक्र की हैं। मैं समझता हूँ कि वासिफ साहब के अफकार और कलाम को निसाब में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें इतनी जान है, इतनी ताकत है
क्योंकि इसमें अमल का पहलू है। ये सिर्फ कोई कह लीजिए आपकी एक तस्कीन नहीं है सिर्फ जुमलों और कोटेशन से, ये आपको एक एक्शन की तरफ लेके जाते हैं कि आपने अगर कुछ करना है, मसलन वासिफ साहब कहते हैं सुकून हासिल करना चाहते हो गिला निकाल दो, यानी जिसकी ज़िंदगी में गिला नहीं है उसकी ज़िंदगी में सुकून है। सुकून हासिल करना चाहते हो, दूसरों के लिए सुकून फराम करो, अगर आप सुकून दोगे आपकी ज़िंदगी में खुद सुकून आएगा। फिर सबसे खूबसूरत बात, वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि वासिफ साहब ये बताएं कैसे पता लगेगा अल्लाह हमसे राज़ी है। उन्होंने कहा कि जितना तुम अल्लाह से राज़ी हो उतने अल्लाह तुमसे राज़ी है। वन लाइन में जवाब, एक जुमले में मुकम्मल जवाब दे देना। अगर आप हर चीज पे अल्लाह ताला पे एतमाद रख रहे हैं, भरोसा आपका है, तो आप यकीन मानिए अल्लाह ताला भी आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देता और आपसे राजी होता है। गम को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया वासिफ साहब ने, तो मैं जरूर चाहूंगी कि क्योंकि आजकल हम बड़े मायूस रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारी दुआएं नहीं कबूल होती हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन वासिफ साहब का कहना यह है कि गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है। एक ही चीज है, दो की जिंदगी में आई, छोटा इंसान है उसको उड़ा के रख देगा और बड़ा इंसान है उसको बना के रख देगा। तो वासिफ साहब गम को तो एक ताकत मानते हैं, वो तो मानते हैं कि गम कुर्बे इलाही का जरिया है, वो तो मानते हैं गम के जरिए आप अपने रब के और करीब होते हैं। गम, आप एक और बड़ा अच्छा ना वाकया नरेट किया समझाने के लिए, उन्होंने कहा कि जो अल्लाह वाला है ना, अगर उसको किसी ने पत्थर मारा है तो वो जिसने पत्थर मारा है वो उसको ड्रेस नहीं करेगा, ऊपर देखेगा और कहेगा खैर तो है कि तूने इसके जरिए मुझे पत्थर मरवा दिया। कोई ना, यानी वो उसको भी नरेट करेगा उस तकलीफ को भी कि या बारी ताला तू मेहरबानी फरमा, इसमें भी तेरी कोई हिकमत है कि तूने इसको ख्याल दिया इसको पत्थर मारना है, तू ही मेहरबानी फरमा। फिर फरमाते हैं छत गिरने लगा है भाग जाओ, लेकिन आसमान गिर रहा है तो रुक जाओ और दुआ मांगो, उससे दुआ मांगो जिसका आसमान है। तो ये छोटे छोटे जुमले, अब ना होता है हमारी जिंदगी में ये सब टॉपिक्स को एड्रेस नहीं किया गया होता। किसी ने नहीं बताया मोहब्बत का क्या मतलब है, किसी ने नहीं बताया गम क्या है, किसी ने नहीं बताया तकर्रुब इलाही क्या है, किसी ने नहीं बताया विसाल क्या है, किसी ने नहीं बताया फिराक क्या है। एक और बड़ा अच्छा एक वन लाइनर आता था, फरमाते थे इस्लाम जमा फिरका इज इक्वल टू सिफर, यानी ऐसा इस्लाम जो आपको फिरके की तरफ ले जाता है। और हमारे यहाँ फिरकों की प्रीचिंग ज्यादा है, वो कहते थे फिरके की प्रीचिंग वाला इस्लाम जो है वो सिफर है। असल इस्लाम वो है जो 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दे दिया। तो ये इश्क रसूल और ये मोहब्बत, फिर एक पर्पसफुल शायरी, हमारे यहाँ बेशुमार शायर हैं, शायर बराए शायर। तो वासिफ साहब की शायरी में आपको वो मार्फत इलाही मिलती है। उनकी पंजाबी शायरी बुल्ले शाह वाले स्टाइल की लगती है, वो वारिस शाह वाले स्टाइल की लगती है और उसमें बड़ी डेप्थ है। इसी तरह जो कोटेशंस हैं, कोटेशंस की कई किताबें वासिफ साहब की 3-4 किताबें, और वो पूरे पूरे मुकम्मल जुमले, यानी उसमें जुमले में आप फरमाते हैं गम जितना मर्जी संजीदा और संगीन हो उसकी उम्र नींद से पहले तक है, नींद आ गई तो गम की क्या अहमियत है। फिर फरमाते हैं जिंदगी की सारी डिशों में सबसे मजेदार डिश नींद है, यानी एक नींद ऐसी चीज है जो आपको आती है और आपको सुकून मिल जाता है। आप ये बातें सुन के यकीन मानिए कि मैं तो आपकी बातों में महव होती चली जा रही हूँ। आपने ये बहुत अच्छी बात की कि हमें ये चीज़ें निसाब का हिस्सा बनानी चाहिए नौजवानों को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, कुर्ब इलाही की, गम की, खुशी की, ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। 100% और इन सब चीज़ों को समझना, असल में ये वो कैफियत हैं जिनका अक्सर हमें नहीं पता होता, और इस कैफियत को हम अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं, वो चाहे खुशी की है, वो चाहे गम की है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो हम सब भूल जाते हैं। नौजवानों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखें जी, मेरा नौजवानों को मैसेज ये है कि वो सफ़र राइट टाइम पे शुरू करते हैं, उसका अंजाम भी जल्दी आता है। मैं देखता हूँ ना कि वासिफ साहब, उनसे आशनाई, उनके कलाम से आशनाई मेरी ज़माने तालिब इल्मी में हुई। आज इस बात को 20-21 साल गुजर गए, इन 20-21 सालों में वो कलाम और चीज़ों का मेरी शख्सियत पे बाकायदा एक असर है। मैं बेशुमार आदात और बेशुमार अच्छी चीज़ें जिसको लोग कहते हैं शाह साहब ये बड़ी अच्छी चीज़ है आप में, मैं देखता हूँ कि वो वासिफ साहब के कलाम और तरबियत की वजह से, वो अगर राइट टाइम पे मेरी तरबियत ना होती तो फिर मैं इस एज में ये मेच्योरिटी जो थोड़ी बहुत लगती है ये ना दिखती। और ये सारा खैर का क्रेडिट, मैं तो हमेशा कहता हूँ खैर का सारा क्रेडिट वो रब को, उस्तादों को, वालिदैन को जाता है। और जितनी आप खामियां देख रहे हैं वो सारी मेरी जाती हैं, उसमें मेरा ही कसूर है। और आई मस्ट से कि ये चीज़ एग्री करना भी हर कोई नहीं करता, ये आजिज़ी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप जो हमने बातें की हैं वो कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पे मैं हमेशा नौजवानों का जिक्र इसलिए करती हूँ कि नौजवानों ने ही आगे चल के मुल्क को संभालें, और आज के नौजवान जिस तरह से भटके हुए हैं, मायूस नज़र आते हैं, उनके लिए ये बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप आपने ये सुनी भी होंगी और गौर फिक्र भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिन शख्सियत से बिलाशुबा आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। मारूफ कानूनदान हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और अपने प्रोग्राम्स की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। मुसन्निफ, कॉलम नवीस और मजहबी स्कॉलर जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले अपने नाजरीन के साथ गुड न्यूज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि बिलाशुबा हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बने हैं और चैनल 24 पर आपका शो शुरू होने जा रहा है सुबह 7 से 8 बजे नूरे सहर के नाम से। तो वेलकम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी तब्दीली लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, शो आपका है नूरे सहर के नाम से, ये शो जो है कैसे प्लान किया गया है, इसका मकसद क्या है और नाजरीन के लिए इस शो में क्या होगा? ख़ास बात यह है कि पहले मैं आपको मालूम है कि 6 बरस मैंने एक ख़ास चैनल के साथ प्रोग्राम किया। मकसद ये था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है और लोग जो हैं वो जिस तरह दीन से दूर होते जा रहे हैं, तो दीन की वो तालीमात जो इंसानी फितरत है, ये दीन फितरत है इस्लाम, तो उनसे उनको कैसे करीब लाया जा सकता है और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अहले बैत अतार की मोहब्बत, सहाबा किराम का अदब, ये सारी औलिया से एक ताल्लुक़, तो वो मेन मकसद था और उसमें हम बहुत कामयाब रहे अल्लाह के फजल करम से। तो यहाँ भी आके असल मकसद ये है कि जो हमारा मुस्तकबिल है, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, तो उन तक और जनरली तमाम मुसलमानों में एक इत्तेहाद की फ़िज़ा, इस वक्त असल उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है कि इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का फुक़दान है। लोग मुख्तलिफ़ मजहबी फ़िरक़ों में जो बटे हुए हैं और मसालिक में हैं और एक जंगो जदल की कैफ़ियत और एक नफ़रतों का अंबार है, तो वो पैगाम मोहब्बत जो है वो दीन का, उनका जो काम वह अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बस ये मोहब्बत का पैगाम। और इंशाल्लाह कोशिश भी यही रहेगी कि ये मकसद इसी तरह से जारी रहे, आपके शो के तहत लोग देखें, समझें, सुने, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। तो आज चूँकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी ज़रूर, ऑब्वियसली आप अपने शो में तो डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें, इस्लाम की असल रूह समझने के लिए क्या कहेंगे आज के नौजवानों को, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे हम इस्लाम की असल रूह को समझ सकते हैं? देखिए, इस्लाम दीन फितरत है और अद्दीन व युस्रुन, दीन बहुत आसान है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमने लोगों को इस तरह दीन पेश किया, बस लोगों ने कि लगा कि बहुत मुश्किल काम है, ये तो हमारे बस का रोग नहीं है। दीन इस्लाम इतना आसान दीन है और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस्लाम की तालीमात को उस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए जिस तरह अल्लाह हमसे चाहता है। अल्लाह ने हमें गाइड किया, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत व जादिलुम बिल्लती है या अहसन, ये कुरान हकीम की आयत है कि अल्लाह के रास्ते की तरफ तुम लोगों को बुलाओ हिकमत से, दानाई से, और उनसे तुम उस तरह गुफ्तगू करो जो उस वक्त का बेस्ट मेथड है। मैं ज़ाती तौर पे कभी मायूस नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जी नौजवान नस्ल जो है वो दीन से भाग रही है, गुमराह हो रही है। मैं वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मेरे साथ जो नौजवान हैं, मैं एक अदारा बनाया हुआ दायरा मुखलसीन, तो ये गैर सियासी एक अदारा है, तरबीती। आप देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए और यूरोप के तालीम याफ्ता और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लड़कियां, लड़के, उनमें से कोई एक मैं चैलेंज करके लोगों से कहता हूँ साबित करें जो ताज्जुद गुजार ना हो। लिबास उनका मोस्ट मॉडर्न होगा, लड़कियों का भी मोस्ट मॉडर्न होगा, लड़कों का होगा, सूट टाई पहनने वाले होंगे, लेकिन वो अंदर के पक्के सूफी होंगे। उसकी वजह क्या? जो मैसेज दे रहा है उसके अपने मामलात क्या है। हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि लोग बनते हैं आँखों से, लोग कानों से नहीं बनते। आप 10 घंटे वास करते रहें, जब वो प्रैक्टिकली आदमी आपके साथ जाएगा, मेरे साथ सफ़र हज़र में नौजवान जाते हैं, वो इश्क करते हैं। मैं यूरोप में जाता हूँ, मैं बाहर के ममालिक में जाता हूँ, तो सारी सारी रात मुझे तहज्जुद तक लोग जो है वो उठने नहीं देते, सोने नहीं देते नौजवान। तो ये वो हिकमत और दानाई के साथ जब आप बात करेंगे तो फिर वो यकीनन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं,
ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो वो जो ताकत परवाज़ है वो आएगी इखलास के साथ। आपका ख़ुद एक जज्बा होना चाहिए लोगों के साथ मोहब्बत का, तो इनकलाब बपा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम नमाज़ें पढ़े हैं, हम तहज्जुद गुज़ारे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ये नमाज़ें, ये दुआएं कबूल हो रही हैं, हम अल्लाह ताला के इतने नज़दीक हैं? जितनी हम मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह ताला भी हमसे उतनी अल्लाह मोहब्बत तो कर रहे हैं। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता बिलाशुबा, है हमसे। बिलाशुबा। और हमारी नमाजें अगर कबूल नहीं हैं तो अल्लाह ने हमें बुलाया क्यों है अपनी तरफ? अल्लाह ज़बरदस्त। ताला की तरफ रुजू जो है ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है वो और एक आपकी जुस्तजू दिल में रह जाती है बार 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 नहीं, बार, यकीन जब के भी आप साथ। नमाज पढ़ते हैं कि हमें फील हो रहा होता है कि अल्लाह ताला हमें सुन भी रहा है, देख भी रहा है, हमारी दुआएं भी कबूल कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा हौसला होता है आपके लिए। यकीन। असल यकीन। बेटा मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम फरमाता है मैं मोमिन के गुमान के मुताबिक करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करता है। तो इसलिए इकबाल ने कहा ना कि खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूब गुमा तू है, परे है चरखे नीली, परे है चरखे नीली आसमां से, मुझे अगला मिसरा ज़हन से निकल गया। तो वो यानी कहने का मतलब ये है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कारवां तू है। तो हमें जब यकीन के साथ है ना कि अलामा ने कहा कि यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। तो यकीन के साथ जब आप निकलते हैं ना अल्लाह ताला के साथ, यकीन के साथ, तो नताइज आना शुरू हो जाते, मंजिलों के सलाम और आना ये शुरू हो यकीन ही जाते। आपको हिम्मत और हौसला भी देता है और आपको आगे लेके जाता और है। हम यकीन को लैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी ट्रेजेडी कौम की यह है, मुसलमान कौम की, कि हम समझते हैं कि ये बातें शायद ये कोई तारीखी बातें हैं, ये कोई अफसानवी बातें हैं, ये हकायक नहीं है। नहीं, मैं हमेशा कहा करता था हम लोगों पे तो भरोसा कर लेते हैं लेकिन हम ये भरोसा नहीं करते ये हैं। यकीन नहीं। वो रब जिसने अबाबिलों से हाथी मारे थे आज भी वही रब है, उसकी ताकत उसकी कुव्वत वही है, आज भी वो अबाबिल भेजता है, आज भी उसी तरह जो है वो हाथी मारे जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ हम याद रख लेना कि यूसुफ का रास्ता बनाने वाला भी वो रब था और हमारा भी रास्ता बनाएगा, बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। एक बड़ी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये समटाइम चीज़ें मैनेज करना हम भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और मुश्किल भी हमें ये चीज़ें लगता है, दीन और दुनिया साथ लेके चलना अक्सर लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, इसको ईजी कैसे बनाया जा सकता है? बहुत आसान है, दीन और दुनिया बहुत आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के हाकिम भी थे, सरबराह ममलकत भी थे, और फिर रियासत मदीना जो है वो चंद महलों से 10 बरस के अरसे में 10 लाख मुरबा मील तक फैल गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्लिह भी थे, एक कायद भी थे, रूहानी कायद भी थे और जो सियासी कायद भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस्वा मुबारक है, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अगर हम सही तौर पे अपने नौजवानों तक पहुँचाएँ, यानी मैं फिर कहूँगा कि ये मुआशरा वो है जिससे मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो जो लोग पैगाम दीन का दे रहे हैं, जो मुबल्लगीन हैं, उनकी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे ज़रूर जाननी है। जब हम बात कर रहे हैं कि जो लोग पैगाम दे रहे हैं उनके पास तालीम होना बहुत ज़रूरी है, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका हर माँ बाप को शौक़ होता है कि बहुत अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े हों, उनकी तरबियत के लिए कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है? ये पेरेंट्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़िन आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नज़ीर अहमद गाजी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि बच्चों के लिए जब पेरेंट्स ने स्कूल का इंतखाब करना होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। सबकी कोशिश होती है कि अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में हम जो है वो उसका एडमिशन कराएं। कोर्स आउटलाइन बहुत कम पेरेंट्स मेरे ख्याल से पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें आपको निसाब में देखनी चाहिए कि ज़रूरी होनी चाहिए बच्चों की? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम एक मुसलमान कौम है। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, तो ये भूल जाएं आपके बच्चे जो है माँ बाप का एहतराम करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये है, बरक़ात जो है उसका निज़ाम ख़त्म हो जाएगा।
आपके बच्चे दीन से दूर हो गए तो बरकतें उनको कैसे हासिल होंगी। सही कह रही हैं। अगली बात जो है कि उनकी तरबियत के लिए माँ बाप का अपना जो किरदार है और माँ बाप की जो अपनी ज़िंदगी है वो बच्चे के लिए सबसे पहली इंस्टीट्यूशन वही है। बिलाशुबा। अब माँ बाप जो है वो तो कह रहे हैं बच्चे को कि तुम कह दो अबू घर पे नहीं है, तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको सच की तालीम दें। बिल्कुल। तो ये बातें छोटी छोटी हैं, बज़ाहिर लोग कहते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट है, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। इमाम गज़ाली तो फरमाते हैं कि बंदे की सारी तरबियत 12 बरस तक मुकम्मल हो चुकी होती है। बंदा सब कुछ जो उसने बनना होता है वो उस वक्त तक बन चुका होता है, पूरी जिंदगी आपकी आगे ठीक है। तो ये जो नक्श है ना, नक्श अव्वल जो होता है, ये माँ बाप का किरदार, माँ बाप के अमाल, माँ बाप का तर्ज रहन सहन, हर चीज़ जो है बच्चा उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो वो उसी तरह होता है। मुझे याद है कि एक पीर साहब का बेटा जो था वो खेल रहा था, तो वो कहने लगा वो पीर पीर खेलें, तो वो एक ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब दूसरे बच्चों कह रहे हैं मेरे हाथ चूमो, मेरे पाँव चूमो। अब उसने जो देखा वही वो कर रहा है। क्रिकेटर का बेटा है, वो उससे देखा अपने बाप को खेलते हुए वो भी खेलेगा। तो अगर माँ बाप सच बोल रहे हैं, माँ बाप के मामलात बेहतर हैं, तो औलाद पे उसका इम्पैक्ट होगा। आजकल बिलाशुबा आप इस बात से एग्री भी करेंगे, बच्चों की तरबियत को लेके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे बड़ों का अदब नहीं करते हैं, बच्चों में लिहाज नहीं है, बच्चों में शर्म व हया नहीं है, और इसकी वजह से पेरेंट्स परेशान रहते हैं। अब ये जो बातें आप कह रहे हैं अगर हम इनसे जोड़ें तो कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल, आपके खुद पेरेंट्स इस चीज़ के मेरे ख्याल से फिर रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चर देने के लिए, अक्सर बड़े इंस्टीट्यूशन मुल्क में भी बैरून मुल्क, तो मैं सबसे हंस के कहता हूँ दौरान अपनी गुफ्तगू कि मेरे पास $1 बिलियन का नुस्खा है, कौन कौन है इसमें इंटरेस्टेड, हाथ खड़ा करे, तो सब खड़ा कर देते हैं। $1 बिलियन। मैंने कहा कामयाबी का नुस्खा मेरे पास है, सक्सेस का 100% सक्सेस आपको मिलेगी। वो क्या है? जब आप सुबह निकलें घर से, अपने माँ बाप के आप कदम चूम के निकलें, उनके हाथों को बोसा दे के निकलें। अगर इसके बाद आप नाकाम हुए और अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है जो मैं बहुत नौजवानों को फरमाते हैं कि जो आदमी अपने असातिज़ा की कदर करता है उसको कभी इज़्ज़त की कमी नहीं आती, और जो अपने माँ बाप का अदब करता है और ख़िदमत करता है उसको कभी रिज़्क़ की कमी नहीं आती। अल्लाह का एक निज़ाम है जो हमें बज़ाहिर तो शायद मटीरियल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे साबित कर दें कि कोई बच्चा, कोई आदमी जिसने अपने माँ बाप की खिदमत की हो वो कभी नेमतों से महरूम हो जाए? कभी नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। मैं, मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, उसामा गाजी आपको पता है मीडिया पे है, इतना बड़ा एंकर है। दूसरा मेरा बेटा जो है अनस गाजी बैरिस्टर, वो हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी रहा। तीसरा जो है अब वो ऑफिसर है, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बैरिस्टर साद गाजी माशाल्लाह। तो घर से निकलते हुए वो मेरे हाथ भी चूमते हैं, मेरे पाँव भी, माँ की भी ये खिदमत करते हैं। तो ये कामयाबियाँ जो हैं, कामरानियाँ जब उनको मिलती हैं, तो परसों उसामा साहब ने बड़ी एक नई गाड़ी कीमती ली, तो वो लेके आए, तो मुझे कहेंगे इस जीप में ज़रा बैठ के दिखाएं। तो मैंने कहा ये वो जो खिदमत तुमने अपने बुज़ुर्गों की, दादा की, दादी की थी, उसकी ये पेंशन आ रही है। तो ये पेंशन मिलती है। अल्लामा इकबाल के पास एक नौजवान आया था, बहुत दिलचस्प वाक़या, बहुत लंबा है लेकिन मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल उसको श्रीनगर से मिलने आया था, 1930 की बात। तो अल्लामा ने उस बच्चे को उठते हुए, सैयदज़ादा था, तो कुछ नज़र पेश की, 50 रुपये पेश किए। उस दौर के मुताबिक बहुत पैसे थे। बिल्कुल। तो उस नौजवान की उम्र थी को 28 बरस। उसने कहा नहीं जी नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पेंशन हूँ, मुझे पेंशन मिलती है। अल्लामा इकबाल बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा बेटे वो तो 60 बरस के आदमी को मिलती है। उसने कहा नहीं जी, हमारे बड़ों ने अल्लाह रसूल की नौकरी की थी, हम उनकी पेंशन खा रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये पेंशन आप खाएंगे। इन बच्चों को जब ये समझा देंगे ना आप, देखिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, कोई आज तक ना समझा कि शबाब है तो क्या है, यही उम्र जागने की, यही नींद का ज़माना। ज़बरदस्त। जो कुछ आपने बनना है, यू कैन मार्क योर लाइफ, बिल्कुल, और आप यू कैन स्पॉइल योर लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो मेक और मार्क जो है, इसको अभी से आपने तय करना है। आज एक बच्चा तय कर ले कि मैंने जी डॉक्टर कदीर खां बनना है, तो ही विल बी। वो कहे आज मैंने चीफ जस्टिस बनना है, वो बन जाएगा। बिल्कुल, ये मेहनत का जज्बा, अज़्म होना चाहिए, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त बातें, ये तालीमात आप देख सकेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द
24 न्यूज़ पर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और जो कोशिश की जा रही है कि अपने नाजरीन के लिए कुछ खुसूसी लेकर आने की, इस्लाम के करीब करने की, इंशाल्लाह वो सिलसिला बाखूबी जो है वो निभाया भी जाएगा और उसको लेके चलेंगे भी। मैसेज क्या देना चाहेंगे जाते जाते? मैसेज बस यही है कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। इंशाल्लाह हम सबके लिए शो जो है वो बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है और मैं देखने वालों को ज़रूर कहूँगी कि चैनल 24 पर सुबह 7 से 8 बजे आपने ज़रूर ये शो देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कभी हम थोड़े मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हमारी मायूसी परेशानी ख़त्म भी करती हैं और हमें अल्लाह ताला के करीब भी ले जाती हैं। नाज़िर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, जिसमें मेरे पास है सबसे पहले मोबाइल रेट। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत में मिल सकता है, आपके सामने है जी डिफरेंट मोबाइल प्राइसेस आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले है जी सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल S9 और इसकी प्राइस है जी 91,000 रुपये। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। रैम है इसकी 4GB, मेमोरी है इसकी 128GB। इसके बाद जी कौन सा मोबाइल हमारे पास है वो भी आप देख लीजिए जी, सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 मोबाइल है और इसकी प्राइस है 89,999 रुपीज़ में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं और रैम इसकी है 6GB और मेमोरी इसकी है जी 256GB। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी वो भी देख लीजिए, सैमसंग गैलेक्सी A70 मोबाइल और इसकी कीमत है 59,999 रुपीज़ में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम है इसकी 6GB, मेमोरी है इसकी 128GB। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास कौन सा है जी, सैमसंग गैलेक्सी J8 मोबाइल और इसकी कीमत है 40,999 रुपये और रैम इसकी 4GB, मेमोरी है 64GB। सॉरी जी, ये अगर आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्राइसेस नीचे आती जा रही हैं जी, सैमसंग गैलेक्सी A30 मोबाइल और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 37,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। रैम 4GB है और मेमोरी है इसकी 64GB। तो ये हैं जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये रेट आपके साथ शेयर कर दिए, आपके लिए प्लान करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जानते हैं आज के भाव क्या हैं। जीशान है मार्केट में मौजूद। जीशान बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर बार में मुख्तलिफ मार्केट्स में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। आज के रोज़ सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सबसे जो महंगी सब्ज़ी आजकल देखने को मिल रही है वो सब्ज़ मिर्च है। 207 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आजकल फ़रोख्त होना शुरू हो चुकी है और सब्ज़ मिर्च ने अपनी 2 सेंचुरियाँ भी पूरी कर ली और अदरक के बाद अब सब्ज़ मिर्च का रेट जो है वो बढ़ने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू के रेट जो है वो 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि सरकारी लिस्ट में दर्ज किया गया है और ओपन मार्केट में आलू जो है वो 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब तक मिल रहा है। इसके साथ साथ प्याज की बात की जाए तो प्याज जो है वो 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि रेड लिस्ट में है, जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 70 रुपये मुख्तस की गई है आज के रोज़, जबकि ओपन मार्केट में 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर को फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ लहसुन देसी की बात की जाए तो 285 रुपये उसका रेट जो है वो फ़िक्स किया गया है, जबकि मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ अदरक चाइना जो है वो 270 रुपये सरकारी रेट है, जबकि 300 रुपये तक फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है मुख्तलिफ दुकानों पे, मुख्तलिफ मार्केट्स में। इसके साथ साथ बात की जाए दीगर सब्जियों की तो करेला जो है वो 125 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, मटर 50 रुपये, मोगरे जो है वो 76 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, साग जो है वो 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके साथ साथ गाजर की बात की जाए जो देसी गाजर है वो 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि चाइना की गाजर जो है वो 73 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ भिंडी की बात की जाए तो भिंडी जो है वो 197 रुपये, शिमला मिर्च 88, फूल गोभी 22, बंद गोभी 28 और बैंगन 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से
फ़रोख्त किया जा रहा है। जो आज के रोज़ सबसे महंगी सब्ज़ियाँ देखने को मिली है वो करेला है, भिंडी है और इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च है, जिसकी कीमतें जो हैं वो 100 से बल्कि 200 के करीब तक पहुँच चुकी हैं। तो आज के रोज़ जी, तो आज की महंगी सब्जियां कौन सी हैं जी? करेला, भिंडी और शिमला मिर्च बता रहे हैं जी महंगी है, तो आपके लिए प्लान करना आसान हो जाएगा कि आज आपने कौन सी सब्जी खरीदनी है और क्या बनाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर मीट रेट्स क्या हैं? सबसे पहले बीफ पर केजी यहाँ से आप खरीद सकते हैं 450 रुपए किलो में, और बीफ मिन्स यहाँ से आप खरीद सकेंगे जी 565 रुपए किलो में। नेक्स्ट है हमारे पास जी मटन पर केजी आपको मिलेगा 1150 रुपए किलो में, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1390 रुपए किलो में। और ज़ैनत शॉप पे ही अगर आप जाएंगे तो रहू फिश, क्योंकि मछली का ये सीज़न है और मौसम में सभी लोग पसंद करते हैं मछली खाना, तो मछली के रेट क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। 415 रुपये 415 रुपीज़ पर केजी ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप रहू फिश खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं जी एग रेट्स। मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट में अगर आप जा रहे हैं तो अंडों के रेट क्या हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास रिटेल प्राइस, और 152 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएं जी होलसेल पर क्या रेट हैं। तो होलसेल पर अगर आप जा रहे हैं 2 रुपये आप बचा सकेंगे और 150 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गोरमे के रेट, और गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं 151 151 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, बजट आपने अपना डिसाइड कर लिया होगा, क्या बनाना है ये भी आपके लिए आसान हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं माल के हाल में। एक नज़र डालते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।